Good morning, students. Today, in our social science class, we will study about the second chapter of history, and the title of the chapter is From Trade to Territory, the Company Establishes Power. आज अपनी सोशल साइंस क्लास में हम इतिहास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस वीडियो का आज ये फर्स्ट पार्ट है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट the fall of Mughal Empire, arrival of European companies, way to India in 18th century, items to attract European companies, British East India Company, trading companies turning into military power. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और उस पतन के पश्चात यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ। यूरोप से भारत तक आने का जो रास्ता 18th सेंचुरी में फॉलो किया जाता था, जिस मार्ग से वो कंपनीज आती थी, उसको हम मैप में देखेंगे। यूरोपीय कंपनियां भारत की किन वस्तुओं से इधर आकर्षित हुई, उन आइटम्स को, उन आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसको समझेंगे कि वो कंपनी क्या थी, कैसे आई और किस प्रकार ये व्यापारिक कंपनियां ये एक सैनिक शक्ति बन गई। इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार भारत में आईं और कैसे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, इसे जानने से पहले हमें थोड़ा सा याद करना होगा 7th क्लास का अपना लास्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, वो कमज़ोर पड़ गया और भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभर गए। उन छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के बनने का ही ये परिणाम हुआ कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं तो यहाँ कोई एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो उनका सामना करती। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर्स। जितने भी मुगल शासक हुए थे उनमें जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो औरंगजेब ही साबित हुआ। उसके बाद के शासक शक्तिशाली साबित नहीं हुए। दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वास्ट टेरिटरी विच इज़ नाउ नोन एज इंडिया। हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य ने एक विशाल क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और एक विशाल साम्राज्य का गठन किया था, जिसे कि आज हम भारत के नाम से जानते हैं। आफ्टर औरंगजेब मुगल एम्पायर बिगेन टू फॉल। लेकिन औरंगजेब के बाद इस मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। पावरफुल मनसबदार्स बिगेन टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम। और मुगल शासन में, मुगल प्रशासन में जो शक्तिशाली सूबेदार थे, शक्तिशाली जमींदार थे, मनसबदार थे, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, क्योंकि ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो उन पर अंकुश लगाती। दे बिगेन टू डिसोबे एंड इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का मतलब दिल्ली, राजधानी जो थी। तो राजधानी में जो राजा का शासन होता था, मुगल सम्राट का शासन होता था और मुगल सम्राट के शासन से ही अन्य राज्यों में भी शासन चलाया जाता था। लेकिन औरंगजेब के बाद के शासक शक्तिशाली नहीं थे, इसीलिए उन क्षेत्रीय राज्यों ने राजधानी से आने वाले निर्देशों की अवज्ञा करनी शुरू कर दी, उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। सम ऑफ देम एस्टेब्लिश देयर रीजनल किंगडम्स। कुछ सूबेदारों ने अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित कर लिए। एंड फाइनली दिल्ली लॉस्ट इट्स पावर एंड अथॉरिटी। और हम अंतिम रूप से देखते हैं कि दिल्ली की शक्ति और उनका प्रभुत्व जो था वो समाप्त हो गया। दिल्ली की शक्ति और प्रभुत्व का मतलब है कि मुगल सम्राट की शक्ति, मुगल सम्राट का प्रभुत्व समाप्त हो गया और मुगल शासक केवल नाम मात्र के ही शासक रह गए। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो जिस समय यूरोपीय कंपनीज भारत में आईं, उस समय भारत की ये स्थिति थी कि यहाँ कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक केंद्रीय शक्ति ऐसी नहीं थी जो उन कंपनियों को संभालती। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश एमर्ज्ड एज अ न्यू पॉलिटिकल पावर। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अंतिम 50 वर्षों को हम उत्तरार्ध कहते हैं और प्रारंभिक 50 वर्षों को हम पूर्वार्ध कहते हैं। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शक्तियाँ जो हैं वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। During that period, so many European companies started to take interest in trade with Asian countries, including India. इस समय के दौरान 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनी ने भारत में व्यापार में रुचि लेनी शुरू कर दी। एशियन देशों के साथ व्यापार करने में वो इंटरेस्टेड हो गए और एशियन देशों में भारत एक प्रमुख देश था जिसके साथ वो व्यापार करना चाहते थे। Originally, British came as a small trading company, but gradually they became the ruler of India.
तो प्रारंभ में तो ब्रिटिश भी लोग भारत में आए थे, तो वो भी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो यहाँ व्यापार करके मुनाफा कमाना चाहती थी, वो ही आई थी। लेकिन फिर कैसे वो धीरे धीरे भारत के शासक बन गए। हाउ दिस केम अबाउट, ये सब कैसे हुआ, यही हमें इस लेसन में समझना। रूट टू इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से भारत तक आने का जो रूट था, जो मुख्य मार्ग था, उसको हम इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्थ में हमें ब्रिटिश आइलैंड दिख रहे हैं, और वहाँ से ये पूरा अटलांटिक ओशन पार करके अफ्रीका का जो सदर्न कॉर्नर है, केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप, यहाँ पार करके हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं, और फिर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से भारत तक का रास्ता उन्होंने बनाया था। दूसरे एशियाई देशों में भी ये जाते थे, तो वहाँ तक भी इनको समुद्री मार्ग से ये लोग आए थे। तो भारत तक आने का समुद्री मार्ग उस समय काफ़ी लंबा मार्ग था, जिसके लिए 2 महासागरों को पार करना पड़ता था। इसको हम थोड़ा और इजीली समझ लेते हैं। यहाँ वर्ल्ड के मैप में, इस वर्ल्ड के मैप को देख के आपको याद आ सकता है कहाँ कहाँ कौन कॉन्टिनेंट हैं, कौन से ओशंस हैं। तो ब्रिटेन दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्थ में लिखा हुआ है ब्रिटेन, और यहाँ है इंडिया। तो ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए कंपनीज ने जो वे रूल अडॉप्ट किया, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर ये ब्रिटेन से अटलांटिक महासागर में चल रहे हैं अफ्रीका की ओर। फिर ये अफ्रीका के सदर्न कॉर्नर पर आ गए। अफ्रीका का जो सदर्न कॉर्नर है, उसको हम उत्तम आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप कहते हैं। अब इनका हिंद महासागर में प्रवेश किया इन्होंने। हिंद महासागर में आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी की ओर आते हैं, और एक शाखा इनकी अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और एक शाखा बंगाल की खाड़ी से। तो ब्रिटेन से भारत तक आने के लिए, या यूरोप के किसी भी देश से भारत तक आने के लिए, ये रूट उस समय अडॉप्ट किया जाता था, पूरा अटलांटिक महासागर पार करके हिंद महासागर में आकर, फिर पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी के मार्ग से, और पश्चिम की ओर से अरब सागर से भारत में प्रवेश किया जाता था। आइटम्स टू अट्रैक्ट यूरोपियन कंपनीज, तो ये इतना लंबा समुद्री मार्ग पार करके यूरोपीय कंपनी आखिर भारत क्यों आ रही थी? क्या ऐसा अट्रैक्शन था उनका कि वो इतने खतरे उठाकर भारत पहुंच रही थी? क्योंकि उस समय समुद्री यात्रा बहुत जोखिम भरी होती थी, इस तरह के शिप्स नहीं थे जैसे आज हैं। द कॉटन एंड द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स ड्यू टू देयर फाइन क्वालिटी। उस समय भारत में बनने वाला सूती और रेशमी कपड़ा यूरोप के बाज़ारों में भारी मांग में था, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। भारत के बने हुए सूती और रेशमी कपड़े को यूरोपीय लोग बहुत पसंद करते थे, और वो वहाँ बहुत महंगे दामों पर बिकता था। पेपर, क्लव्स, कार्डमम, सिनेमम वर आल्सो इन ग्रेट डिमांड। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, इन सब की भी यूरोप के बाज़ारों में बहुत मांग थी। दीज स्पाइसेस वर प्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डिमांडेड अलॉट इन कोल्ड रीजन्स लाइक यूरोप। ये वो मसाले हैं जिन्हें हम गर्म मसालों के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा होते हैं, और यूरोप जैसे ठंडे क्षेत्रों में इनकी बहुत डिमांड होती है, इनकी बहुत मांग होती है। और हम जानते हैं कि भारत का हमारा सदर्न पोर्शन, दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है, इसीलिए वहाँ पर इन सब की अच्छी खेती होती है। तो यूरोपीय कंपनीज चाहती थी कि ये भारत से और दूसरे दक्षिणी एशियाई देशों से इन मसालों को ले जाएं, और यूरोप में ले जाकर बहुत ऊंचे दामों पर उनको बेचकर मुनाफा कमाएं। सो एवरी यूरोपियन कंपनी वांटेड टू परचेज दीज आइटम्स ऑन चीप रेट्स। हर कंपनी चाहती थी कि इन सब सामानों को वो सस्ते दामों पर खरीद लें, क्योंकि जब वो यहाँ से सस्ते दामों पर खरीदेंगे और यूरोप में महंगे दामों पर बेचेंगे, तभी उनका मुनाफा ज़्यादा होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही वो कंपनी है जिसने भारत पर इतने समय तक शासन किया। तो ये कंपनी किस प्रकार भारत में आई, और जब ये कंपनी भारत में आई तो किस रूप में आई, उसको हम शॉर्ट में देखते हैं। देयर वर सो मैनी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड विद इंडिया। ब्रिटेन की ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी व्यापारिक कंपनियां थीं जो चाहती थीं कि वो भारत के साथ अपना व्यापार स्थापित कर ले। देयर वाज अ ह्यूज कंपटीशन अमंग दीज कंपनीज। तो इन सब कंपनीज के बीच में बहुत तकड़ी कंपटीशन था, बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, कड़ा कंपटीशन था। हर कंपनी ये चाहती थी कि मैं अपना व्यापार बढ़ा लूँ भारत के साथ। In the year 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of the England, Queen Elizabeth I. तो इन सारी कंपनीज के बीच जब ये कंपटीशन चल ही रहा था, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से
एक इजाज़तनामा हासिल कर लिया। इजाज़तनामा एक प्रकार का अनुमति पत्र, अ टाइप ऑफ परमिशन लेटर। वो परमिशन लेटर किस बात का था? इन दिस चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस इजाज़तनामे में, इस परमिशन लेटर में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया गया था कि पूर्वी देशों के साथ केवल वही कंपनी व्यापार करेगी। उसे सोल राइट या उसको कह सकते हैं एकाधिकार दे दिया गया पूर्व के साथ व्यापार करने का। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटेन की बाकी कंपनीज के साथ कंपटीशन था वो ख़त्म हो गया और वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र ब्रिटिश कंपनी बन गई। ट्रेडिंग कंपनीज टर्निंग इनटू मिलिट्री पावर्स। ये व्यापारिक कंपनियां जो केवल व्यापार करके मुनाफा कमाने आई थीं, जो चाहती थी कि यहाँ से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, दालचीनी, लौंग, इलायची, गरम मसाले खरीद कर ले जाएं और यूरोप के बाज़ारों में बेच दें। तो ऐसा क्या हुआ कि ये व्यापारिक कंपनियां सैन्य शक्ति बन गईं, मिलिट्री पावर में टर्न हो गई? ये किन परिस्थितियों में हुआ? आफ्टर एक्वायरिंग द रॉयल चार्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम फ्री फ्रॉम एनी कंपटीशन विद अदर ब्रिटिश कंपनीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब महारानी से एक परमिशन लेटर ले लिया, इजाज़तनामा ले लिया, तो वो शाही इजाज़तनामा लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरी ब्रिटिश कंपनीज के साथ कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब वो एकाधिकार प्राप्त हो गया, वो अकेली कंपनी बन गई जो पूर्वी देशों से व्यापार कर सकती थी। बट अदर यूरोपियन कंपनीज वर स्टिल इन कंपटीशन। लेकिन जो दूसरे यूरोपीय देश थे उनके साथ उसकी प्रतियोगिता अभी भी चल रही थी। ब्रिटेन की महारानी केवल ब्रिटेन की कंपनीज़ को ऑर्डर कर सकती थी कि आप व्यापार नहीं करोगे, बस ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। लेकिन जो अन्य यूरोपीय देश थे, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, तो उन सब देशों की कंपनी अभी भी व्यापार कर रही थी और उन सब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन अभी भी जारी था। The Portuguese, the Dutch, and the French were also trying to explore the possibilities of trade in Indian Ocean. पुर्तगाल की कंपनी, डच मतलब हॉलैंड की कंपनी और फ्रांस की कंपनी अभी भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाओं को तलाश रही थी। हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं मतलब कि हिंद महासागर के जो देश हैं जिनमें सबसे प्रमुख है भारत, तो भारत के साथ किस प्रकार व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उन सारी कोशिशों में वे लगी हुई थी। द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन गोवा। और पुर्तगाल की कंपनी तो गोवा के साथ अपना व्यापार प्रारंभ भी कर चुकी थी। पुर्तगाल का भारत आने का मार्ग काफ़ी पहले ही प्रशस्त हो गया था। हम जानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत तक आने का सी रूट तलाश किया था, समुद्री मार्ग तलाश किया था, और वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही एक नाविक था। वास्को डी गामा हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498 वाज अ पुर्तगीज। तो इस तरह से ब्रिटेन से काफ़ी पहले पुर्तगाल भारत में व्यापार के लिए आ चुका था। टू फ्लोरिश देयर ट्रेड एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट, एवरी कंपनी वांटेड टू एलिमिनेट इट्स राइवल कंपनीज। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हर कंपनी ये कोशिश करती थी कि वो अपनी शत्रु कंपनी को समाप्त कर दे। जब एक ही मार्केट में दो तीन कंपनी सामान लेने आ रही हैं तो ऐसे में उस सामान की डिमांड बढ़ जाती थी और उसके प्राइस भी बढ़ जाते थे। जब बहुत सारी यूरोपीय कंपनी भारत आकर कपड़ा खरीदना चाहती हैं तो इतनी ज़्यादा डिमांड देखकर कपड़े के विक्रेता उसकी कीमत बढ़ा देते थे। कीमत बढ़ जाएगी तो उनका व्यापारियों का मुनाफा, जो कंपनी व्यापार कर रही हैं उन कंपनीज का मुनाफा कम हो जाता था क्योंकि उनको सामान महंगा मिलता था। तो इसलिए ये व्यापारिक कंपनियां चाहती थीं कि कंपटीशन ख़त्म हो जाए। जब कोई दूसरा सामान खरीदने वाला नहीं होगा, वे अकेली सामान खरीदने वाली होंगी, तो ऐसे में भारत के लोग उनको सामान सस्ता बेच देंगे। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हर कंपनी ये चाहती थी कि वो दूसरी कंपनीज को एलिमिनेट कर दे, मतलब उनका नामो निशान मिटा दे। द कंपटीशन अमंग द ट्रेडिंग कंपनीज लेड टू बैटल्स अमंग देम। तो कंपनीज के बीच में जो ये कंपटीशन चलता था, इसने धीरे धीरे उनके बीच में युद्ध का रूप ले लिया, लड़ाइयों का रूप ले लिया। द कंपनीज स्टार्टेड टू सैंक ईच अदर्स शिप्स, ब्लॉक्ड रूट्स एंड प्रिवेंट मूविंग शिप्स। और इन कंपनीज ने आपस में एक दूसरे के जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया क्योंकि वो समुद्री मार्ग से आते थे। तो रास्ते में ही एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबवा देती थी, उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती थी, रास्ता रोक लेती थी और उनके जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। नाउ द कंपनी स्टार्टेड टू मेंटेन आर्म्स एंड आर्मी विद देम। तो जब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि समुद्री मार्ग से
कंपनीज़ का आना सुरक्षित नहीं रहा, उनको अपने राइवल कंपनी से इतना खतरा हो गया, तो अब उन्होंने अपने शिप पर हथियार रखना और सैनिकों को रखना शुरू कर दिया। उन्होंने आर्म्स एंड आर्मी, हथियार और सेनाएं रखना शुरू कर दिया। ट्रेड वाज कैरीड ऑन विद आर्म एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो अब जो व्यापार चलता था वो हथियारों के बलबूते पर चलता था, और साथ साथ जहाँ कंपनी के कार्यालय बनाए जाते थे उनकी किलेबंदी भी की जाने लगी, क्योंकि दूसरी कंपनी के लोग उन पर हमला कर देते थे, इसलिए उन्हें किले के रूप में वो प्रोटेक्ट करने लगे। तो इस तरह से आपसी कंपटीशन के कारण ये सारी व्यापारिक कंपनीज मिलिट्री पावर में टर्न हो गई। इन्होंने अपनी अपनी सैनिक शक्तियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तो अभी इस फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि भारत की ओर और एशियाई देशों की ओर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस प्रकार आईं। अब इनमें जो सबसे प्रमुख कंपनी रही ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत में अपने पांव किस प्रकार जमाए और कैसे वो यहाँ की शासक बनी, वो अपने हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप द कंटेंट इज क्लियर टू यू। इफ़ यू गॉट इट, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे उम्मीद है कि ये इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे समझ गए हैं अच्छे से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए।